नमस्कार, स्पोर्ट्स जिंदगी के इस खास शो खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। इंग्लैंड ने मैनचेस्टर टेस्ट 3 विकेट से जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 277 रन बनाने थे, जो उसने 7 विकेट खोकर बना लिए। इससे पहले पाकिस्तान ने तीसरे दिन के स्कोर 8 विकेट पर 137 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसकी पूरी टीम 169 के स्कोर पर ही सिमट गई। यासिर शाह ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। ब्रॉड को 3, स्टोक्स और वोक्स को 2-2 विकेट मिले। मैच जीतने के लिए 277 रन की चुनौती का सामना करते हुए इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत फिर खराब रही और 22 रन के स्कोर पर उसने बर्न्स का विकेट गंवा दिया। लेकिन फिर सिबली और रूट ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 66 रन जोड़े। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने जल्दी 3 विकेट और गंवा दिए और उनका स्कोर 5 विकेट पर 117 हो गया। लेकिन फिर वोक्स और बटलर के बीच छठे विकेट की 139 रन की साझेदारी ने इंग्लैंड को मैच में वापस ला खड़ा किया। बटलर 75 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वोक्स ने 84 रन नाबाद रहते हुए बनाए। इस दिलचस्प मुकाबले की चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा साहब। अशोक जी, इस टेस्ट से काफी सारी बातें देखने को मिली हैं। एक तो ये कि टेस्ट मैच का रोमांच अभी भी कम नहीं हुआ है और दूसरा ये कि इंग्लैंड को उनके घर में हराना आसान नहीं है। जी बिल्कुल सुनील, और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी टेस्ट क्रिकेट जिंदा। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना वायरस के बावजूद टेस्ट क्रिकेट जिंदा और जिस तरह के रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस होते हैं, जिसके चलते हम लोग बार बार बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट 2020 की वजह से लोग इसको देख नहीं रहे, लेकिन जिस तरह रिजल्ट आ रहे हैं उसका मतलब ये है कि बहुत रोमांचक। और आज का जो मैच हुआ है वो इतना रोमांचक है कि आप अपने नाखून ही काटते रहे या सीट के किनारे पे बैठे रहे। और निश्चित रूप से ऐसा मैच बहुत बेहतर एडवर्टाइजमेंट है टेस्ट क्रिकेट की। अशोक जी, इंग्लैंड की इस जीत का श्रेय आप किसे देंगे? निश्चित रूप से जो बटलर और वोक्स की जो साझेदारी, उसने खेल का रुख पलट दिया। नहीं तो 117 पे 5 पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड हार की कगार पर। जिस तरह ये साझेदारी हुई ने खेल का रुख पलट दिया। और सबसे बड़ी बात है कि बटलर ने सकारात्मक रूप से क्रिकेट खेला। यही उनका अंदाज है, यही उनकी शैली है। जब वो टेस्ट क्रिकेटर की तरह खेलते हैं तो वो बेहतर दिखाई नहीं देते, लेकिन आज उन्होंने खुलकर खेला है और निश्चित रूप से जीत दिलाई है इंग्लैंड। ओल्ड ट्रैफर्ड में पहले टेस्ट मैच में आंकड़ों के नजरिए से क्यों रहा खास, बता रहे हैं स्टैट्स कॉर्नर में हमारे आंकड़ेबाज मोहम्मद इशाउद्दीन। रोमांचक टेस्ट के दौरान यासिर शाह ने इंग्लैंड के डोमिनिक सिबली को असद शफीक के हाथों कैच आउट कराया। यह 16वां मौका है जब यासिर की गेंद पर शफीक ने कैच पकड़ा है। इस तरह पाकिस्तान की ओर से बॉलर और फील्डर के कॉम्बिनेशन का सबसे ज़्यादा शिकार करने का इन दोनों ने इमरान खान और जावेद मियांदाद के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इसके अलावा 15 बार अब्दुल कादिर और जावेद मियांदाद तथा वकार यूनिस और इंजमाउल हक की जोड़ी विपक्षी बल्लेबाज का मिलकर शिकार कर चुके हैं। इंग्लैंड ने मुकाबला जीतकर ओल्ड ट्रैफर्ड में दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मैदान पर इंग्लैंड ने 2008 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 294 रन के लक्ष्य को पार कर लिया था। इसके बाद इस टेस्ट में 277 रन का लक्ष्य हासिल कर लेना इंग्लैंड के लिए दूसरी बड़ी कामयाबी है। कुल मिलाकर ओल्ड ट्रैफर्ड में 250 रन का टारगेट इंग्लैंड को 11वीं बार मिला था। इसमें इंग्लैंड ने 2 बार जीत दर्ज की, 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और 2 टेस्ट ड्रॉ हुए। जहां तक अपने घरेलू मैदान की बात है, इंग्लैंड 275 रन से ज़्यादा के टारगेट अचीव करने में 6ठी बार कामयाब हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 बार और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 बार इंग्लैंड 275 से ज़्यादा रन का लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज करने में सफल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी बार कोई भी टीम 2007 में 200 से ज़्यादा रन का टारगेट पार करने में भारत कामयाब रहा था। तब अनिल कुंबले ने कप्तानी के पहले ही टेस्ट में दिल्ली में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था। मेलबर्न में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल 26 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला बॉक्सिंग डे टेस्ट सिडनी में खेला जा सकता है।
ऐसा हुआ तो इस मैदान पर सीरीज के लगातार 2 टेस्ट खेले जाएंगे। दोनों देशों के बीच इस साल 3 दिसंबर से 4 टेस्ट की सीरीज खेली जानी है। सीरीज के शेड्यूल के मुताबिक तीसरा टेस्ट मेलबर्न में 26 से 30 दिसंबर तक होना है, जबकि चौथा टेस्ट सिडनी में 3 से 7 जनवरी तक होगा। बताया गया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस मसले पर जल्द ही मीटिंग करेगा और इसमें बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न की बजाय किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करने पर फैसला हो सकता है। समझा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड सिडनी के अलावा एडिलेड और पर्थ में भी बॉक्सिंग टेस्ट करवाने की संभावनाएं टटोल सकता है। दोनों शहरों में कोरोना के एक्टिव केस काफी कम हैं। वहीं दोनों स्टेडियम्स के पास अच्छे होटल्स भी हैं, जहां टीम्स ठहर सकती हैं और उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए नए किट स्पॉन्सर की तलाश शुरू कर दी है। इस रेस में जर्मनी की स्पोर्ट्स वेयर कंपनी प्यूमा सबसे आगे बताई जा रही है। एडिडास ने भी स्पॉन्सरशिप राइट्स हासिल करने में रुचि दिखाई है। हालांकि बीसीसीआई की कम बोली लगाने के ऑफर के बाद भी नाइकी दोबारा टेंडर प्रोसेस में शामिल होगी या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। बोर्ड ने नए टेंडर में बेस प्राइस घटा दी है। पिछली बार के 88 लाख रुपए के मुकाबले इस बार हर मैच के लिए बेस प्राइस 61 लाख रुपए तय की गई है। स्पोर्ट्स फ्रंट के सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र शर्मा इस समय हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, बोर्ड को पहले की तुलना में नुकसान होना तो तय लग रहा है, लेकिन कितना ये तय नहीं है। देखिए, इसमें इस टाइम जो हालात बने हुए हैं वो बिड जो है बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है। ओवरऑल मार्केट नीचे जा रही है। सारी स्पॉन्सरशिप वैल्यूज जो है वो कम हो रही है। अब वर्ल्ड वाइड देखेंगे, यूरोपियन फुटबॉल क्लब देखेंगे, सबने जो सेटल किया, जो एग्री किया, वो सब लोग कट ले रहे हैं। प्लेयर्स अपनी फीस में भी कट ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई के लिए एक अच्छी बात है कि पूमा जो है वो उसका नाम उभर कर आ रहा है। तो बीसीसीआई को नाइकी के बाद एक और बड़ा मल्टीनेशनल ब्रांड जो है वो एज जर्सी और किट स्पॉन्सर मिल जाएगा, जो उम्मीद की जा रही है। और पूमा के नेचुरली ये बहुत अच्छी डील इसलिए होगी कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें, विराट कोहली को स्पॉन्सर कर रहे थे। 2017 में डील हुई थी, जिसमें 110 करोड़ रुपए 8 साल के लिए कमिटमेंट है, जो कि किसी सिंगल स्पॉन्सर ब्रांड, किसी ब्रांड की सिंगल सेलिब्रिटी के साथ सबसे बड़ी कमिटमेंट है अभी तक स्पोर्ट्स में। सचिन तेंदुलकर को WSP ने 100 करोड़ जरूर दिया था, लेकिन वो उसके राइट्स थे ओवरऑल, ना कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ डील की। और पूमा की मार्केट आप देखें तो ग्रो हुई है विराट कोहली से जुड़ने के बाद। उन्होंने 1-8 ब्रांड जो है विराट के साथ टाई अप में बनाया है। और यहाँ पर जितने लोग विराट कोहली मिल रहे हैं उनको पर एनम उससे कम में उम्मीद है कि पूरा इंडियन टीम उनको मिल जाएगी, बीसीसीआई की टीम उनको मिल जाएगी। और जहाँ तक मॉनेटरी वैल्यू की बात है, बीसीसीआई को नाइकी से लगभग 10 करोड़ रुपए सालाना मिल रहे थे, जिसमें 6 करोड़ रुपए की सालाना फीस थी डील की, और हर मैच के 88 लाख रुपए थे। और 15% जो है उनका बीसीसीआई का जो कमीशन होता था, जो मर्चेंडाइज सेल में होता था। तो अब सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई ने बेस प्राइस जो है वो कम कर दिया है पर मैच जो डील का, जो 88 लाख से घटाकर 61 लाख कर दिया है। तो नेचुरली बीसीसीआई को टाइमली एक ब्रांड मिल जाएगा। दिसंबर में सीरीज शुरू हो रही है, पहला इंटरनेशनल मैच इंडिया खेलेगा दिसंबर में जी। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज जब स्टार्ट होती है 3 दिसंबर के साथ पहला टेस्ट है जी। तो टाइमली जो है बीसीसीआई को एक ब्रांड मिल जाता है, ब्रांड को एक रीजनेबल प्राइस मिल जाता है। तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन दोनों के लिए बनती है, बहुत अच्छी इसमें। बेंगलुरु में शुरू होने वाले नेशनल हॉकी कैंप से पहले 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें भारतीय टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह भी शामिल हैं। साई के मुताबिक कैंप से पहले हुए टेस्ट में इन खिलाड़ियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनप्रीत के अलावा डिफेंडर सुरेंद्र कुमार, जसकरण सिंह, ट्रैक फ्लिकर वरुण कुमार और गोलकीपर कृष्ण बी पाठक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हमारे साथी ओलंपियन समीर दाद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। समीर भाई, कैंप की शुरुआत में ही इस तरह की खबर आना ये अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल सुनील भाई, क्योंकि 5 जो खिलाड़ी थे हमारे वो कोरोना पॉजिटिव निकल गए। उनकी रिपोर्ट जो आई तो वो पॉजिटिव हो गए, और इसी बात का थोड़ा सा डर था कि शुरुआत में ही कुछ ऐसा ना हो, और वही हो गया, जिसके कारण से मेरे ख्याल से मेंटली तो सारे ही प्लेयर डिस्टर्ब हो गए होंगे उस चीज को लेकर। और अभी उनके साथ उनको मुझे लग रहा है कि वहीं साई के कैंपस में रखा गया उन 5 खिलाड़ियों को, और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, क्योंकि साई के पास पूरी मेडिकल फैसिलिटीज वहीं पे है जी। तो
उम्मीद करते हैं कि जल्दी से वो ठीक हो पांचों खिलाड़ी और कैंप की शुरुआत हो अच्छे तरीके से, क्योंकि ओलंपिक है अगले साल, उसकी तैयारी करना है टीम को। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो और तो कैंप शुरू हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल्स की बदौलत यूवेंटस ने शुक्रवार रात चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में लियोन को 2-1 से हराया। हालांकि रोनाल्डो के ये 2 गोल भी टीम के काम नहीं आए और टीम क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाई। वहीं मैनचेस्टर सिटी ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सुनते हैं अभिषेक झा की ये विस्तृत रिपोर्ट। चैंपियंस लीग में जो 2 प्री क्वार्टर फाइनल के मैचेस खेले गए उसमें एक तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था जहां पर मैनचेस्टर सिटी की टीम ने रियल मैड्रिड की टीम को 2-1 से हराया और एग्रीगेट में दोनों लेग मिलाकर 4-2 से वो विनर रही और वो पहुंच गई है अब क्वार्टर फाइनल में। पेप गार्डियोला की टीम, वहीं पर जो मैच खेला गया था यूवेंटस और लियोन के बीच में, उस मैच में यूवेंटस की टीम दूसरे लेग में जीतने में कामयाब रही 2-1 से, लेकिन एग्रीगेट 2-2 का रहा और चूंकि अवे गोल करने में लियोन की टीम सफल हो गई उसकी वजह से वो भी अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और लियोन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का क्वार्टर फाइनल अब हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आई है वो यही है कि जैसे ही यूवेंटस की टीम चैंपियंस लीग से बाहर हुई, डिस्पाइट 2 गोल किए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, वैसे ही उनके कोच मोरेजियो सारी को सैक कर दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है उनके पद से और पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर डाली गई है कि टीम कैसे हार गई। अमूमन हम फुटबॉल में देखते हैं जब भी कोई बड़े लीग से आप बाहर होते हैं, जब ऐसे रिजल्ट आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो फिर आपको सैक कर दिया जाता है। और यूवेंटस की टीम लगातार सीरी ए की चैंपियन रही है, लेकिन उनका जो मेन फोकस था वो चैंपियंस लीग जीतना था, इसीलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी लेकर आए। लेकिन पिछली बार भी फेल हो गए थे एटलेटिको दे मैड्रिड के अगेंस्ट, इस बार भी वो फेल हो गए हैं लियोन के अगेंस्ट और उन्हें सैक कर दिया गया है। लेकिन जो क्वार्टर फाइनल मैचेस की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी का मैच होगा अब लियोन से। स्पोर्ट्स जिंदगी में आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।